नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा था। तो देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है। हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वर्तमान संविधान का जो स्वरूप है उसमें से इसके एक बहुत बड़ा अंश यानी बहुत बड़े भाग को हमारे वर्तमान संविधान में शामिल किया गया है। बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, इसलिए बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम कब आया, क्यों आया और किन कंडीशंस में आया और क्या क्या इसमें से शर्तें थी, क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहली बात ये है कि जो भारत सरकार अधिनियम था वो बात ये थी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये हुआ था कि इसकी हम जो है समीक्षा की जाएगी, इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। कब? 10 वर्ष बाद। इसके बाद कोई एक नया रूल लाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 1919 में द्वैध शासन लागू हो चुका था। तो जब 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया था तो ये असफल रहा, ये सफल नहीं हो सका। तो क्या हुआ कि 10 वर्ष के पहले ही वह समीक्षा करने के लिए एक जो है कमीशन बनाया गया। 10 वर्ष भी नहीं हो पाए थे और एक कमीशन बना दिया गया जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, बाकी इसमें 7 और सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और 7 सदस्य थे इसमें से। तो सर जॉन साइमन को लगा करके 7 थे, यानी कि सर जॉन साइमन अध्यक्ष हो गए और 6 अन्य सदस्य हो जाएंगे। तो चूंकि इसमें जो भी सदस्य थे वे सारे के सारे अंग्रेज ही थे, तो इस वजह से साइमन कमीशन को श्वेत आयोग भी कहा गया। ठीक है, साइमन आयोग को श्वेत आयोग भी कहा गया। और इसमें चूंकि भारतीय सदस्य नहीं थे, उनके ना होने की वजह से इसका विरोध किया गया। कि बात ये थी कि भारत में जो नियम है भारत सरकार अधिनियम 1919, अब उसको फेल हुआ कि पास हुआ, वो सफल रहा कि असफल रहा, और आगे की रणनीति भारत के लिए क्या बननी है उसके बारे में, मतलब जो भी समीक्षा होनी है तो उसमें भारतीय सदस्य भी तो होने चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन जो बना तो उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से इसका विरोध किया, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। उस समय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता एम.एन. अंसारी ने की थी। तो उन्होंने इसका निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब होता क्या है साइमन कमीशन के बारे में कि फाइनली साइमन कमीशन गठित हो जाता है और वहाँ के सारे सदस्य जो है भारत आते हैं। तो इस तरह से 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आया। और मुंबई आने के बाद उसने भारत में देखा, जो है उसकी समीक्षा की, और पूरा जो है इसको देख समीक्षा करने के बाद में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और वह अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को प्रस्तुत की। 30 जून 1930 को उसने अपनी रिपोर्ट दी। हालांकि इसका तब तक विरोध ही चलता रहा, भारत में इसका विरोध ही होता रहा। और इस तरह से साइमन कमीशन ने 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब उसकी रिपोर्ट क्या थी इसके हम प्रावधान पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं जो कि हम और जान लेते हैं। जैसे कि उस समय भारत सचिव जो था, भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव जो भी थे वो थे लॉर्ड बर्केनहेड भारत सचिव थे। तो जब इसका विरोध हुआ तो लॉर्ड बर्केनहेड ने जितने भी विरोधी दल थे उनको चुनौती दी, समस्त विरोधी दलों को चुनौती दी। और उन्होंने कहा कि आप लोग कोई ऐसा संवैधानिक मसविदा तैयार करिए जो कि समस्त दलों द्वारा स्वीकार हो, यानी कि तुम जितने भी दल हो जो लोग विरोध कर रहे हो, तो आप लोग कोई ऐसा संवैधानिक मसविदा तैयार करिए जो कि सभी दलों द्वारा फॉलो किया जा सके, सभी लोग एकमत हो उस पर। तो इस विरोध को कांग्रेस ने स्वीकार किया और उन्होंने नेहरू समिति जो है, मोतीलाल नेहरू ने
नेहरू समिति का गठन किया, जिसमें 10 सदस्य थे। नेहरू जो भी नेहरू समिति बनी उसमें 10 सदस्य थे और मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। टोटल 11 लोग हो जाएंगे। 10 सदस्यीय नेहरू समिति बनी जिसकी अध्यक्षता खुद मोतीलाल नेहरू ने की। अब जब इन्होंने क्या किया कि अपनी जो है नेहरू समिति बना ली, तो इन्होंने भी एक मसौदा तैयार किया तो 10 अगस्त 1928 को नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट आ गई। अब जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो भी रेडी हुई थी उसमें क्या इनकी मांग थी, क्या डिमांड थी, क्या मसौदा तैयार किया गया था, क्या क्या उनकी मुख्य डिमांड थी। तो सबसे पहला शब्द इन्होंने जो है कुछ बातें दी गई यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने बोला कि औपनिवेशिक स्वराज की मांग की, इन्होंने केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू करने की मांग की, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की डिमांड की, और प्रांतीय स्वतंत्रता की भी वकालत की, प्रांतीय स्वतंत्रता की, प्रांतों को स्वतंत्र किया जाए। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये नेहरू रिपोर्ट में ये भी प्रावधान किया गया या बताया गया कि तत्काल एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाए। तो इन्होंने औपनिवेशिक स्वराज की डिमांड की, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की डिमांड की, प्रांतीय स्वतंत्रता के बारे में कहा और सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना के बारे में इन्होंने प्रावधान किया और यह डिमांड रखी। और साथ ही साथ इन्होंने देशी रियासतें थी उनको केंद्र के अधीन करने की बात की कि जो भी देशी रियासतें हैं वे केंद्र के अधीन हों, देशी रियासतें केंद्र के अधीन हों। और इसके साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 में सुधार हुई थी, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, उसको खत्म करने के लिए कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली खत्म हो। और मौलिक अधिकारों की डिमांड की कि देश के जो भी नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं। तो ये मेन बातें थी जो कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से कही गई थी। तो जब मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की तो जिन्ना ने भी क्या किया कि जिन्ना ने भी जो है एक अपनी जो है कमेटी गठित की और उन्होंने भी क्या है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको हम जिन्ना की 14 सूत्री मांग कहते हैं, जिन्ना की 14 सूत्री मांग कहते हैं। तो इनकी भी अपनी थी और इन्होंने जो है 14 सूत्री मांग थी तो वो 29 मार्च 1929 को प्रस्तुत की। इन्होंने जिन्ना ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन्ना की 14 सूत्री मांग, वो इन्होंने 29 मार्च 1929 को थी प्रस्तुत की। तो ये था। अब हम लोग नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग थी या जिन्ना की जो भी रिपोर्ट बनी थी, तो इसके बारे में और डीपली अध्ययन इसके आगे फिर कभी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था तो वो कब आया और उसमें क्या प्रावधान किए गए थे। तो इस तरह से क्या था कि 4 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आ गया। 4 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आ गया और ये एक लंबा चौड़ा काफ़ी बड़ा प्रावधान था। इसमें से 321 अनुच्छेद बनाए गए, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थीं और इसमें से 14 भाग थे। ठीक है, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। तो अब इसके प्रावधान क्या क्या थे जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें से अखिल भारतीय संघ की स्थापना का लक्ष्य रखा गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें से कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरियां और प्लस देशी रियासतें जो स्वैच्छिक रूप से या अपनी इच्छा से शामिल होना चाहती हैं वो शामिल होंगी। 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 कमिश्नरियां थी और जो भी देशी रियासतें स्वेच्छा से शामिल हो जाएं, इन सबको मिलाकर के अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। लेकिन अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, लेकिन फिर भी 1 अप्रैल 1937 से
प्रांतीय स्वायत्तता, जो प्रांतीय स्वायत्तता की जो डिमांड की गई थी, तो इन्होंने भी जो है जो 1935 के अधिनियम में भी उसको शामिल किया गया। तो 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गई, यानी कि प्रांतों को ऑटोनॉमस कर दिया गया, इनको स्वायत्त कर दिया गया। और इसके साथ ही साथ प्रांतों से द्वैध शासन खत्म हो गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। यहाँ से प्रांतों से द्वैध शासन खत्म हो गया, जो कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से लागू हुआ था। अब इसे केंद्र में लागू कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। अब जो प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू हो गया, वहाँ पे एक गवर्नर बनाया जाने लगा, और वो जो गवर्नर होता था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था, ना कि जो है वायसराय के अधीन। तो प्रांतीय स्वायत्तता में प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू हो गया, और जो भी प्रांतीय विषय थे उस पर विधि बनाने का जो अधिकार था वो प्रांतों को दे दिया गया। जो भी प्रांतीय विषय थे उस पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि बन गए। जो भी प्रांतों के गवर्नर थे वो एक खुद ब्रिटिश सरकार के सीधे प्रतिनिधि बन गए। अब वो गवर्नर जनरल या वायसराय के अधीन नहीं रहे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल या वायसराय के अधीन नहीं रहे। तो ये प्रांतीय स्वायत्तता के कुछ प्रावधान थे। अब बात करते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना की। तो क्या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? हाँ दोस्तों, बिल्कुल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उसके अलावा 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, और इन सब की जो नियुक्ति थी वो सम्राट द्वारा की जाती थी। इस तरह से 1 अक्टूबर 1937 से जो न्यायालय था उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब इसके जो न्यायालय था, इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था सर मैरिस गेयर। सर मैरिस गेयर इनका पूरा नाम था। और इसके साथ साथ जो उसमें से अन्य न्यायाधीश थे, तो अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। पहले थे M.R. जैकब और दूसरे थे M.S. सुल्तान। 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था, न्यायाधीश बनाए, उसमें न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। एक तो थे M.R. जैकब और दूसरे थे M.S. सुल्तान। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन। अब क्या था कि 1935 में जब स्वायत्तता लागू हो गई प्रांतों की, तो यहाँ पे अब शक्तियों का विभाजन भी कर दिया गया। क्या शक्तियों का विभाजन किया गया? तो जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय थे, तो केंद्र और प्रांतों के मध्य में क्या किया? शक्तियों का विभाजन कर दिया। केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। विषय सबके अलग अलग हो गए। एक बनी संघ सूची, केंद्र लेवल की संघ सूची, जिसमें से 59 विषयों को शामिल किया गया। एक थी प्रांतीय सूची, जिसमें से 54 विषयों को शामिल किया गया। और एक तीसरी थी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषयों को शामिल किया गया। तो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, प्रांत सूची या प्रांतीय सूची, और तीसरी थी समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय, और समवर्ती सूची जिसमें से 36 विषय शामिल किए गए थे। अब क्या था कि इसी के साथ ही 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, तो इसके माध्यम से 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। और ये जो विधानसभाएं थी, तो 6 प्रांतों में तो द्विसदनीय विधानमंडल बनाए गए। 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया, और इनमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल बनाए गए। अब वे 6 प्रांत आप लोगों के सामने दिए गए हैं। एक तो था बिहार, द्विसदनीय बनाया गया। बंगाल को द्विसदनीय बनाया गया। असम को द्विसदनीय बनाया गया। संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश इसको कह सकते हैं, संयुक्त प्रांत को द्विसदनीय बनाया गया। बम्बई प्रांत को भी द्विसदनीय बनाया गया, और मद्रास को भी द्विसदनीय बनाया गया। तो यहाँ पे
द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से अन्य क्या प्रावधान किए गए थे। अगला आता है कि भारत परिषद। तो भारत परिषद जो कि भारत सचिव के अधीन होती थी, तो भारत परिषद को खत्म कर दिया गया। जो भारत परिषद थी, तो भारत परिषद को क्या किया, खत्म कर दिया गया भारत परिषद को, और वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और इसी के साथ ही साथ उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत भी अस्तित्व में आए। उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत भी अस्तित्व में आए। तो भारत परिषद खत्म हो गई, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और उड़ीसा व सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। अब इतना हो गया 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अब स्थिति क्या थी? अब स्थिति ये थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 के माध्यम से शुरू की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, वो अभी भी अस्तित्व में थी। अभी वो खत्म नहीं की गई थी, अभी भी अस्तित्व में थी। और जो गवर्नर था, प्रांतों को तो स्वतंत्र कर दिया गया, उनमें से गवर्नर हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी जो गवर्नर था वो भारतीय जो मंत्री हुआ करते थे उसकी परिषद में, तो उसकी सलाह मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था। गवर्नर जो है अपने मंत्रियों की सलाह मानने के लिए कोई बाध्य नहीं था, वो जो चाहता था वही करता था अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और इस तरह से मतलब कि जो प्रांतीय स्वशासन आया 1935 के माध्यम से, तो ये प्रांतीय स्वशासन पूर्णतया नाम मात्र का था। बाकी चल तो तानाशाही रही थी, मनमानी चल रही थी, ये प्रांतीय स्वशासन नाम मात्र का था। इस वजह से क्या हुआ, विरोध अभी जारी था, विरोध हो ही रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 1935 का अधिनियम जब लागू हुआ तो उसी के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। ये जो प्रांत जो भी थे, तो प्रांतीय चुनाव कराए गए कब, 1937 को। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए, और 11 प्रांतों में विधानमंडल का चुनाव हुआ। 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल चुना गया। ठीक है, 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल चुना गया। इस बीच क्या था कि कांग्रेस थी जो इन चुनावों में वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, सबसे सफल और सबसे बड़ी पार्टी बन करके कांग्रेस आई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, और इसने 5 प्रांतों में, हाँ दोस्तों, इसने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था कांग्रेस ने। और वे कौन कौन से प्रांत थे? तो एक तो था आपका मद्रास और बिहार और उड़ीसा, इसके बाद मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो मद्रास, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ये 5 जगह पे तो इसने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। और बम्बई में भी ये बहुमत के ही निकट थी काफ़ी, तो इस तरह से बम्बई में भी इसने क्या किया, अपनी सरकार बनाई। तो 5 प्रांत ये और बम्बई मिलाकर के, कुल मिलाकर के कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, 6 प्रांतों में। और 2 अन्य प्रांतों में इसने मिलीजुली सरकार बनाई, 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाई। तो इस तरह से 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में क्या किया, अपनी सरकार बनाई। 8 प्रांतों में इसने अपनी सरकार बनाई। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत में क्या था कि संयुक्त प्रांत में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उसमें से जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो गोविंद वल्लभ पंत को मुख्यमंत्री बनाया गया। और के.एन. काटजू ये विधि तथा न्याय मंत्री थे। और मोहम्मद रफ़ी अहमद किदवई को वित्त मंत्री बनाया गया। दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है कि उस चुनाव में मुख्यमंत्री संयुक्त प्रांत में किसे बनाया गया, तो गोविंद वल्लभ पंत को। और रफ़ी अहमद किदवई भी बहुत पूछे जाते हैं, ये थे वित्त मंत्री, यानी कि उस मंत्रिमंडल में इनको वित्त मंत्रालय का भार दिया गया, रफ़ी अहमद किदवई को। और के.एन. काटजू हमारे विधि तथा न्याय मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हुआ ये कि इस तरह से जो भी 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। 28 महीने तक कांग्रेस शासन में रही, 28 महीने तक उसने शासन संभाला।
और अपना जो है कार्य करती रही। लेकिन बात यह है कि अक्टूबर 1939 में, 28 महीने के बाद अक्टूबर 1939 में इसने समस्त 8 प्रांत से त्यागपत्र दे दिया। हाँ जी दोस्तों, इसने 8 प्रांत से त्यागपत्र दे दिया सरकार से, बोले कि हमें नहीं रहना सरकार में। भाई क्या कारण था जो कि इसने त्यागपत्र दे दिया? 8 जगह इसकी सरकार थी और ठीक ठाक सब चल रहा था, लेकिन इसने त्यागपत्र दे दिया। क्यों दे दिया? जानते हैं उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया। तो कारण क्या था? सिर्फ 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस को बताया भी नहीं गया और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। चलो ठीक है, शामिल हो गए। फिर कांग्रेस ने कहा चलो ठीक है, अभी पहले नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अब तो बता दिया है। लेकिन कांग्रेस ने एक शर्त रखी कि युद्ध के बाद भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, इसकी डिमांड रखी। कांग्रेस ने डिमांड रखी कि भारत को युद्ध के बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तो अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और इसकी उपेक्षा कर दी, इग्नोर कर दिया। तो यही 2 कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस ने पूरा 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, वहाँ से अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो जब क्या हुआ कि इस्तीफा दे दिया पूरा 8 प्रांत से, तो मुस्लिम लीग बड़ी खुश हुई। मुस्लिम लीग खुश हुई और उसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया सरकार से 8 प्रांतों से, तो उसने 22 दिसंबर 1939 को खुशी के रूप में मुक्ति दिवस मनाया। और इसका साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिया था, मुस्लिम लीग का। जब जो भी मुक्ति दिवस मनाया गया था तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसका साथ दिया था। तो ये था 1937 का चुनाव और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके बाद हम लोग और भी थोड़ा सा बचा हुआ है इस चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स, उनके बारे में पढ़ते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में।